दिल्ली की भयंकर सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। सुबह के 7 बजे थे, लेकिन सूरज ऐसे दुबका बैठा था जैसे उसे भी रजाई से बाहर निकलने में आलस आ रहा हो। शहर के पुराने मोहल्ले की एक तंग सी गली में शर्मा जी का घर था। इसी घर में रहती थी 3 बहनें, सबसे बड़ी सुमन, मंजली, राधा और सबसे छोटी पिंकी। तीनों की आदतें, सोच और सर्दी से लड़ने के तरीके बिल्कुल अलग थे। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, लगता है दिसंबर ने बदला लेने की ठान ली है। दीदी अगर बदला ले ही रहा है तो कम से कम ऑफिस जाने वालों से ले, हमसे क्यों? ये नहीं कि हमें चुपचाप आराम से सोने दे। मैं तो रजाई से बाहर भी ना झांकू। तीनों बहनों की माँ कमला देवी रसोई से आवाज लगाती हैं। अरे तीनों महारानियों, कब तक रजाई ओढ़े पड़ी रहोगी? देखो गैस में रखा दूध उबल रहा है, गैस बंद करूं या तुम उठोगी? माँ आप ही बंद कर दो ना, हम मानसिक रूप से जाग चुके हैं लेकिन शारीरिक रूप से अभी तक नहीं। फिर कमला देवी ने सिर पकड़ लिया। हाय राम, ऐसी सर्दी मैंने नहीं देखी कि बूढ़ी माँ काम करे और 3 जवान बेटियां आराम से बिस्तर पर सोती रहे। मैं तो कहती हूँ जल्दी से ब्याह हो जाए तीनों का और मेरे सर से ये आफत छूटकर इनकी सास के गले पड़े। वो तीनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। पिंकी, पैर ठंडे हो रहे हैं, रजाई मेरी तरफ खिसका। नहीं, कल रात आपने अपनी तरफ से खींची थी और आज मेरी बारी है। अरे मेरी कमर तो समझौता पत्र बन गई है, दोनों तरफ से खींच रही है। कमबख्तो, कुछ तो रहम करो मुझ पर। इतने में पापा यानी शर्मा जी कमरे में झांकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? भारत पाक सीमा विवाद चल रहा है क्या? पापा रजाई विवाद है, अब सुप्रीम कोर्ट यानी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। तभी उनकी माँ भी वहाँ आ गई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि जो भी उठकर किचन में चाय बनाएगा रजाई उसी की। अब वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। एक नंबर की कामचोर हैं तीनों की तीनों। सर्दियों में बर्फ की तरह ये तीनों भी जम जाती हैं। ना जाने ससुराल जाएंगी तो क्या ही होगा इनका। तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में सुनीता नाम की औरत अपने पति रमानाथ से, सुनते हो जी, मैं सोच रही हूँ कि अब शादी कर ही दूं। अरे लेकिन मेरी शादी तो तुमसे हो चुकी है ना? क्या बोला आपने? अरे श्रीमती जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे पता है आप क्या बोलना चाहती हैं। यही ना कि हमें अपने तीनों बेटों की शादी के बारे में अब सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा पतिदेव। अब वो अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढने लगती हैं और तीनों बहनें यानी सुमन, राधा और पिंकी की शादी उनसे हो जाती है। कुछ दिन बाद सुमन जल्दी से तैयार होकर किचन में जाकर सभी के लिए पालक के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय बनाकर लिविंग रूम में ले आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठे हुए थे। वाह वाह श्रीमती जी, इस दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पालक के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय पीने में तो मानो मजा ही आ जाएगा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी कमरे से राधा और पिंकी भी बाहर आती हैं। अरे वाह पकौड़े, वाह वाह वाह, लाओ इधर भी लाओ। एक तो महारानियां देर से सोकर उठी हैं, ऊपर से तुम्हें खाने के लिए चाहिए। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, कल से उठ जाएंगी। अब ठंड में इतना तो चलता है, बहन है बड़ी। अरे माँ जी, इन दोनों की आदत है सर्दियों में जम जाने की। हाँ तो आप कौन सी कम है, आप भी तो बस अपने नंबर बनाने के लिए जल्दी उठ जाती हैं। अरे बस भी करो और लो तुम भी खा लो पकौड़े। अरे राधा, पिंकी, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगी? अब से हम लोग वर्क फ्रॉम होम किया करेंगे, इतनी ठंड में कौन ही ऑफिस जाएगा। चलो ये अच्छा है, लेकिन बहुओं इस घर का एक रिवाज है। वो क्या माँ जी? हमारे यहाँ ठंड में तीनों वक्त गर्मा गर्म खाना खाने की आदत है और तुम्हारे ससुर जी और पतियों के ऑफिस भी दोपहर में गरम गरम लंच देकर आना होता है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। माँ जी आज से मेरा ऑफिस शुरू हो गया है, मैं तो काम करने जा रही हूँ। माँ जी मैं भी जाती हूँ, मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और लैपटॉप खोलकर कंबल में बैठकर काम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमन इतनी ठंड में सुबह के ब्रेकफास्ट के झूठे बर्तन धोती है। चलो सारा काम हो गया, अब थोड़ा आराम करती हूँ। फिर थोड़ी देर में सुनीता सुमन के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू चलो दोपहर के लंच का समय हो गया है, जल्दी से खाना बनाकर 4 डब्बों में पैक कर दो। मैं तुम्हें उनका ऑफिस दिखा देती हूँ, कल से तुम लंच पहुँचा दिया करना। जी माँ जी। किचन में सुमन लंच के लिए गरम गरम रोटी, आलू गोभी की सब्जी, दाल चावल और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना देती है और डिब्बों में पैक करके अपनी सास के साथ ऑफिस पहुँचा देती है। वापस आकर वो घर का सारा काम करती है और थक जाती है। शाम के समय प्रणव ऑफिस से आकर कमरे में जाता। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? प्रणव जी देखिए ना, आज मैंने सारा काम अकेले किया है, राधा और पिंकी ने बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं की। अरे यार, उनका आज ऑफिस का पहला दिन है ना, इसीलिए थोड़ा काम ज्यादा होगा। कल से वो भी कर दिया करेंगी मदद। लेकिन अगले दिन भी दोनों छोटी बहनें मजे से देर से उठती हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, घर की साफ सफाई सुमन सब अकेले करती है। माँ को कितना बोला था कि हम तीनों की शादी एक घर में मत करवाओ। अब ये दोनों महारानियां तो ठंड के मारे अकड़ी रहती हैं, लेकिन मुझे तो अपने परिवार की शर्म के मारे इस ठंड में भी सब काम अकेले ही करना पड़ता है।
उसी दौरान राधा आती है। सुन राधा, मुझे वो लंच बॉक्स उठा कर देना। अरे भाभी, आपको दिख नहीं रहा मैं पानी पीने आई हूँ और आप मुझे काम बता रही हो? सारा दिन घर का काम मैं कर ही लेती हूँ, आज तुमसे सिर्फ लंच बॉक्स मांगा और तुम मुझे सुना रही हो? मैं भी कोई सारे दिन आराम नहीं फरमाती हूँ। इसी बीच पिंकी भी किचन में आती है। और क्या, आपको नहीं पता कितना मुश्किल होता है ऑफिस का काम? छोड़ ना पिंकी, तुम भी किसे समझा रही हो। इतना बोलकर वो रसोई से चली जाती हैं। बहुत हो गया, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि गधों की तरह घर का सारा काम करूँ और इनकी बकवास भी सुनो। मुझे माँ जी से बात करनी होगी। वो अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो न बहू, क्या हुआ? माँ जी, मैं ही सारा दिन काम करती हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर उस लंच को इस कड़कड़ाती ठंड में ऑफिस देकर आना और वापस आकर पूरे घर की साफ सफाई। अब मैं अकेले घर का काम नहीं कर सकती। आप काम का हम तीनों में बंटवारा कर दीजिए। तू ठीक बोल रही है बहू। सुनीता तीनों बहुओं को लिविंग हॉल में बुलाती है और बोलती है, मैंने फैसला किया है कि आज से पिंकी बहू सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएगी। राधा, तुम रोजाना घर की साफ सफाई करोगी और रही बात सुमन की तो वो रात का खाना बना लेगी और रही बात दोपहर के लंच की तो वो तुम तीनों बनाओगी एक एक दिन करके। अपनी सास की बात सुनकर तीनों अपने कमरों में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह, अरे यार, आज तो मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है। आइडिया। कुछ देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ये क्या बहू, सब ब्रेड जैम खाएंगे? माँ जी देखिए, बात ऐसी है कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं इतनी सुबह जल्दी यही बना सकती हूँ। ऐसे ही पिंकी रोज सुबह सबको कभी बिस्किट, कभी ब्रेड बटर तो कभी ब्रेड जैम देती है और लंच में ऑफिस ठंडा खाना या फिर सुबह का बना खाना ही पहुँचा देती है। पिंकी जैसा ही हाल राधा का भी था। वो तो अपना काम जो कि साफ सफाई का था उसमें ध्यान ही नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ सुमन रात को भी अच्छा खाना बनाती और लंच में भी गरम गरम खाना बनाकर ऑफिस देकर आती। एक दिन, अरे आज तो गरम गरम लंच देने जाने की बारी मेरी है, चलो फटाफट खाना बना देती हूँ। राधा खाना बना देती है, तभी खुद से बोलती है, उफ, इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं, आज तो मेरी जूम मीटिंग है। ऐसा करती हूँ, वो अटेंड कर लेती हूँ, खाना तो बनी गया, उसके बाद दे आऊंगी ऑफिस। कुछ देर बाद मीटिंग अटेंड करने के बाद राधा ऑफिस जाकर लंच दे आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रामनाथ, प्रणव, जय और युवराज ऑफिस से वापस आते हैं। ये क्या है? आपको नहीं पता कि लंच में हम सबको सर्दियों में गर्मा गर्म खाने की आदत है, लेकिन जब भी पिंकी या राधा बहू लंच लाती हैं, हमेशा ठंडा। दूसरी तरफ सुमन हमेशा गर्मा गर्म और तरह तरह के पकवान लाती है। आज किसी ने खाना नहीं खाया ठीक से। देखो राधा, तुम्हारी वजह से सारा खाना वापस आ गया। कुछ सीखो बड़ी बहू से। ठीक है माँ जी, तो करा लीजिए अपनी फेवरेट बहू से सारा काम, हमसे नहीं होता। एक तो दिसंबर की ठंड, ऊपर से रोजाना घर और ऑफिस का काम। हाँ, है ये मेरी फेवरेट बहू, तू कर लेगी ना सारा काम। ठीक है माँ जी। अगले दिन से वो दोनों कुछ भी काम नहीं करती। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। रोजाना इतनी ठंड में अकेली सुमन ही सारा काम करती है और एक दिन वो बेहोश होकर किचन में गिर जाती है। तभी उसकी सास सुनीता आती है। अरे सुमन, आंखें खोलो, आंखें खोलो। प्रणव, जल्दी से सुमन को कमरे में ले चलो और डॉक्टर को बुलाओ। रोजाना इतनी ठंड में ठंडे ठंडे पानी से काम करने की वजह से इनको ज्यादा बुखार आ गया और ठीक से कुछ न खाने की वजह से काफी कमजोर हो गई हैं। आपको इनका ख्याल रखना होगा, वरना हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर बाकी दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और सुमन के होश में आते ही वो उनसे माफी मांगती हैं और बोलती हैं, दीदी हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो दीदी। ठंड के चलते हम आलस करते ही रह गए, लेकिन अब से हम भी आपकी खाना बनाने में मदद किया करेंगे। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी इस बड़ी दीदी उर्फ जेठानी ने तुम्हें माफ किया। ये देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। उस दिन के बाद तीनों साथ में मिलकर ठंड में काम कर। सिवली, मईपा, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी इधर आओ। आ रही हूँ माँ। चल सिवली, माँ बुला रही है। हाँ माँ, कुछ कहा आपने? सुनो तुम दोनों, आज मैं जादू बना रही हूँ, मेरी मदद कौन करेगा? क्या जादू? मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी मदद। नहीं दीदी, तुम रहने दो, मैं माँ की मदद कर दूंगी। अच्छा अच्छा, लड़ो मत। एक काम करो, तुम दोनों ही बना लो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। नहीं माँ, आपके हाथ के जादू का मजा ही कुछ अलग है। क्यों दीदी? हाँ, ये सही कह रही है, आप ही बनाओ ना। एक काम करो सिवली, तुम माँ की मदद करो, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। ठीक है दीदी। माँ जल्दी से बताओ क्या क्या करना है, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। सिवली की इस बात पर थेपा और मईपा जोर जोर से हंसने लगी। ये कहानी है शिलोंग के पास बसे लापालंग के एक छोटे से गांव की, जहां थेपा अपने दो बेटों बिजॉय और तोरुण के साथ रहती थी। मईपा और सिवली उसकी बहुएं थी। थेपा स्वभाव की जितनी अच्छी थी, उसे बहुएं भी उतनी ही अच्छी मिली थी। दोनों बहुएं अपनी सास से बहुत प्यार करती थीं और उसे माँ कहकर बुलाती थीं। बिजॉय एक दुकान पर काम करता था, जहां पॉलीथीन और तिरपाल वगैरह बेचे जाते थे, जबकि छोटा भाई तोरुण एक बढ़ई के यहाँ काम करता था। थेपा और उसकी दोनों बहुएं घर संभालती थी।
बिजॉय और तोरुण इतना कमा लेते थे कि आराम से घर का खर्च चल जाता था, और इससे ज्यादा की ना तो थेपा को जरूरत थी और ना ही चाहत। हंसी खुशी परिवार का गुजारा चल रहा था। और फिर एक दिन रसोई में काम करते हुए, माँ मुझे झटका महसूस हुआ। हाँ माँ, मुझे भी लगा जैसे हल्का सा भूकंप आए हो। हे भगवान, दया करो हम पर। पिछली बार भी वो सर्दी का ही महीना था जब भूकंप आया था। पता है गांव में 3-4 मकान गिर गए थे। ये कब की बात है माँ? तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, बिजॉय और तोरुण छोटे थे। तब अचानक एक रात को धरती जोर से हिली और फिर कुछ ही देर में हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी थी। कई मकान टूट गए थे, सड़कें भी टूट गई थी। कई महीने लग गए थे सब ठीक होने में। चलो ये तो अच्छा, इस बार उतना तेज भूकंप नहीं था। हाँ शायद, दुआ करो कि ये वापस ना लौटे। उस दिन सिवली और महिपा तो भूकंप को भूलकर अपने काम पर लग गई, लेकिन थेपा परेशान थी। तभी शाम को अचानक एक छोटा ट्रक थेपा के घर आकर रुका। तुझे कितनी बार मना किया है बिजॉय की दुकान का सामान यहाँ घर में मत लाया कर। वो बस एक रात के लिए है। कल सुबह दुकान का मालिक अपनी कार लेकर आएगा और सामान लेकर चला जाएगा। वो तो ठीक है, पर इसे रखेंगे कहाँ? घर में वैसे भी जगह नहीं बचती है। अच्छा माँ, घर के अंदर नहीं रखूंगा, यहीं रख दूंगा बरामदे में। रहने दे। रात में अगर बारिश हो गई तो तेरा ये सारा सामान खराब हो जाएगा। माँ वो तिरपाल है, वो बारिश के लिए ही बना है। बिजॉय ने अपना सारा सामान जैसे ही बरामदे में रखा कि तभी एक और छोटा ट्रक थेपा के घर के बाहर आकर रुका। ये भी तेरा सामान है क्या बिजॉय? माँ ये मेरा सामान है, कुछ लकड़ियां हैं बस। हे भगवान, तुम दोनों ने अपने घर को गोदाम बनाकर रख दिया है। अब तू इसे कहाँ रखेगा? अरे आप चिंता मत करो, ये भैया का तिरपाल है ना, इसी के नीचे रख दूंगा। अगर बारिश आई तो ये भीगेंगी नहीं। हाँ ठीक है, चलो अब दोनों हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठ गया और बातें करने लगा। माँ, आज तुमको भूकंप महसूस हुआ था क्या? हाँ क्यों, तुझे भी महसूस हुआ था क्या? हाँ, मैं जब सामान ले रहा था तब मुझे भी लगा था, पर इस बार तो बहुत धीमा झटका लगा था। दुआ करो कि सब ठीक रहे। पिछली बार का याद है ना जब भूकंप? थेपा अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगी। थेपा का पूरा घर भी जोर जोर से हिलने लगा। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी थेपा जोर से चिल्लाई, भागो, जल्दी बाहर भागो, भूकंप आ रहा है। बिजॉय तू जल्दी से महिपा और सिवली को बाहर लेकर निकल। जैसे ही वो सभी घर से बाहर आए, उनका घर उनकी आंखों के सामने ही भरभरा कर गिरने लगा और फिर थोड़ी ही देर में पूरा मकान मलबे में बदल गया। उनके घर को जाने वाली सड़क टूट गई थी और उसके बीच एक बड़ी सी दरार आ गई थी। पूरे गांव में हल्ला मच गया और देखते ही देखते गांव के सारे मकान गिरने लगे। अब हम क्या करेंगे माँ जी? हाँ माँ, कुछ नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे? तुम दोनों चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। थेपा ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। उनका घर गिर चुका था, खाने पीने का सारा सामान मलबे में दब चुका था और ऊपर से बर्फीली हवाएं उनका बुरा हाल कर रही थी। तभी महिपा ने झट से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। आग के सहारे वो लोग काफी देर तक बैठे रहे। वो रात बहुत भारी गुजरी। सिवली, माँ को तो तेज बुखार है। ये फोन भी काम नहीं कर रहा है, क्या करूं अब? भैया, जरूर मोबाइल टावर भी गिर गए होंगे। अब हम मदद कैसे बुलाएंगे? हम तो बाइक भी नहीं चला सकते। सड़कों पर देखो कितनी चौड़ी दरार है। तोरुण, कैसे भी करके माँ को ठंड से बचाना होगा। पर कैसे भैया, हम क्या करें? बिजॉय और तोरुण अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थे। तभी सिवली की नजर मलबे में दबे तिरपाल पर पड़ी, जिसका एक सिरा बाहर दिखाई दे रहा था। सिवली भागकर गई और महिपा भी उसकी मदद करने को आगे आई और फिर दोनों ने वो सारा तिरपाल खींच लिया। सुनिए, आप और भैया दोनों वो लकड़ियां बाहर निकालने की कोशिश करो। अरे पर तुम करना क्या चाहती हो? हाँ मैं समझ गई, सिवली सही सोच रही है। तोरुण, तुम लकड़ियां निकालो तो सही। और देखते ही देखते उन दोनों ने अपने टूटे हुए घर के सामने एक बड़ा और मजबूत तंबू बना दिया। अरे वाह महिपा, सिवली, मान गए तुम दोनों को यार। तुम दोनों तो बहुत जुगाड़ू हो। अभी हमारी तारीफ करने का वक्त नहीं है, जल्दी से माँ को अंदर लाओ, हमें उन्हें गर्मी देनी होगी। सिवली ने तंबू के अंदर आग जलाई और थेपा को उसके पास लिटा दिया। गर्मी की वजह से अब थेपा को अच्छा महसूस हो रहा था। सिवली, महिपा, कितना तिरपाल बचा है? अभी तो बहुत सारा है, पर आप क्यों पूछ रही हैं माँ? देखो पूरा गांव तबाह हो गया है। छोटे छोटे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं।
जितने हो सके ऐसे ही तंबू बनाने की कोशिश करो और सबकी मदद करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। फिर अगले ही पल दोनों भाई और उनकी पत्नियां गांव के सभी लोगों के लिए तिरपाल और लकड़ियों से तंबू बनाने में जुट गए। शाम तक गांव के हर परिवार के पास अपना तंबू था। शाबाश मेरी बहुओं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सादी बहुएं इतनी जुगाड़ू हैं। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों।